Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, that is source coding. Instead, we are covering Huffman coding from the topic from the unit number 1, that is digital communication system and coding methods, from the subject digital communication system. The subject code is 22428. इस टॉपिक को जानने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि हमने पहले लेक्चर में कवर किया हुआ है. वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है. उसके बाद कोडिंग का मतलब क्या होता है. कोडिंग यानी एक डिजिटल फॉर्म को दूसरे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो हम डिजिटल जो डेटा होता है उसमें जो हम 1 और ज़ीरोज़ और एक्स्ट्रा वाले ऐड करते हैं उसको रिडंडेंट बिट्स कहा जाता है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती. इसके बाद में एंट्रोपी की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हफमन कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसमें एक पैरामीटर दिया जाता है, कैलकुलेट द एच, दैट इज़ एंट्रोपी. तो सबसे पहले एंट्रोपी का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है. इसके बाद इंफॉर्मेशन रेट क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. Now the course outcome, as this topic is related to unit number 1, तो course outcome भी unit number 1 से related रहेगा, that is analyze various error detection and correction codes in digital communication. और यहाँ पे जो 7 POs हमें AICTE ने दिए हुए हैं, इनके साथ में ये कोर्स आउटकम का मैपिंग यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये 7 में से 4 POs हम मैप कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस CO नंबर 1, और एक पहला जो PSO है उसको भी हम मैप कर सकते हैं, बट द लेवल इज़ वेरी लो, दैट्स वाई इट इज़ इंडिकेटेड बाय 1. हियर द लेवल इज़ वेरी हाई, दैट्स वाई इट इज़ इंडिकेटेड बाय डिजिट 3. लर्निंग आउटकम मीन्स कि ये टॉपिक, आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द नीड ऑफ कोडिंग एंड सोर्स कोडिंग, सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हफमन कोड, कैलकुलेट द एवरेज कोड वर्ड लेंथ एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोडिंग एफिशिएंसी ईटा हम निकाल सकते हैं, और एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ओनली. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है ये हफमन कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो पहला जो कोडिंग दिया हुआ है, दैट इज़ एवरेज इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी. द एंट्रोपी इज़ डिफाइंड एज द एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज, यानी हर मैसेज में कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी. इट इज़ डिनोटेड बाय एच एंड इट्स यूनिट इज बिट्स पर मैसेज. The mathematical equation is given by h is equal to summation of k is equal to 1 to m pk log base to 1 by pk. अब ये मतलब हमने पहले ही कर लिया था कि k is equal to 1, यानी नंबर ऑफ मैसेज m हो सकते हैं, जिसमें हमको एंट्रोपी अगर कैलकुलेट करनी है तो पहले मैसेज की प्रोबेबिलिटी इंटू लॉग ऑफ 1 बाय फर्स्ट मैसेज प्रोबेबिलिटी प्लस समेशन है. इसका मतलब अगर 5 मैसेजेस दिए हैं तो हमें ये 5 बार प्रोसेस करनी पड़ेंगी 5 मैसेज के लिए, और उन सभी मैसेजेस को हमें ऐड करना पड़ेगा सो दैट वी कैन कैलकुलेट द एच. ये सबसे ज़्यादा क्लियर होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ फॉर एवरेज कोड वर्ड लेंथ एल का जो फॉर्मूला है वो अगेन समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू m pk, that is probability of the kth message into length of the message mk in bits. हर मैसेज की लेंथ कितने बिट्स में आती है वो नंबर ऑफ, सपोज एक मैसेज 3 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, एक मैसेज 2 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है. तो अगर 2 बिट में दिख रहा है यानी 0 0 दिख रहा है तो नंबर ऑफ बिट्स आर 2, तो यहाँ पे हमारे 2 आएंगे. अगर वो 0 1 0 दिख रहा है यानी नंबर ऑफ बिट्स आर 3, तो बिट लेंथ हो जाएंगी 3, और उसकी वो पर्टिकुलर मैसेज की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको मल्टीप्लाई करना है. सो ये भी हम जब सॉल्व करते हैं तब हमें आसान लगता है. नेक्स्ट इज द सोर्स कोडिंग. अब सोर्स कोडिंग का मतलब हमने पहले ही कहा था कि हमारा जो सोर्स होता है दैट इज डिजिटल डेटा होता है. एक डिजिटल डेटा को दूसरे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने को ही हम सोर्स कोडिंग कहते हैं.
तो कुछ एग्जांपल्स है सोर्स कोडिंग के, ये ऐसे कौन सी मेथड्स है जिसके वजह से हम एक डिजिटल को दूसरे डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. सेकेंड वन इज डेल्टा मॉड्यूलेशन, दैट इज DM. और तीसरा है हफमन कोड. It is a prefix code. This code is optimum as it provides the smallest average code word length for a given discrete memoryless source. तो हफमन कोड सबसे बेस्ट कोड है क्योंकि ये सबसे कम मिनिमम नंबर में कोड वर्ड का लेंथ देता है, सो दैट हमारा डेटा जो है वो फास्ट वे से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसलिए हफमन कोडिंग हम पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल्स हम सो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे कि हफमन कोडिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रॉब्लम नंबर 1. हफमन कोडिंग ये जो टाइप है ये किस लिए यूज़ किया जाता है. एज पर आवर डिस्कशन कि हमने देखा कि हफमन कोडिंग का यूज़ जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एवरेज कोड वर्ड लेंथ को प्रोवाइड करता है. यानी जो भी डेटा हम सोर्स से भेजते हैं उसको सबसे कम नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करने का काम हफमन कोडिंग करता है. इसलिए हफमन कोडिंग का यूज़ किया जाता है. अब ये जो प्रॉब्लम दिया गया है इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है ये आप थोड़ा देखिए. यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिए गए हैं. देयर आर 5 मैसेजेस M1, M2, M3, M4 एंड M5. और हर मैसेज की प्रोबेबिलिटी दी गई है. M1 की प्रोबेबिलिटी है 0.4, M2 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, M3 की है 0.2, M4 की है 0.1 और M5 की भी 0.1 है. और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो हफमन एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हमें कोड वर्ड फॉर ईच मैसेज, यानी हर एक मैसेज के लिए कोड वर्ड फाइंड करना है. कोड वर्ड इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बिट्स, यानी कितने बिट्स में वो रिप्रेजेंट हो सकता है कम से कम, वो वाला कोड वर्ड फाइंड आउट करना है. उसके बाद एवरेज कोड वर्ड लेंथ, यानी जो भी कोड वर्ड हम फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर से ही हम एवरेज कोड वर्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ L. हमें L का फॉर्मूला पता है. इसके बाद में एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज. एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया नहीं गया है एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज, ऐसा दिया है, लेकिन आपको पता है कि एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज का मतलब ही एंट्रोपी होता है और इट इज़ इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर H. तो अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कोड वर्ड फॉर ईच मैसेज. तो पहला हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कोड वर्ड फॉर ईच मैसेज. अब देखिए, सबसे पहली टेक्निक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक में जो बताने जा रही हूँ उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. ये जो मैसेजेस है M1, M2, M3, M4, M5, इनको इनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को ऊपर और कम 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 वाले को नीचे नीचे सेट करते जाना है. तो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू सेट द. अब यहाँ पे देखिए 0.4 इज़ हाईएस्ट नंबर. 0.2, 0.1, 0.1 के कंपैरिजन में 0.4 बड़ा नंबर है, इसलिए ये पहले नंबर पे आएगा. उसके बाद 0.2 दो बार है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक नंबर पहले ले सकते हो क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. लेकिन ये दोनों 0.1 से बड़े हैं, इसका मतलब 0.4 के बाद कौन आएगा, 0.2. इसके बाद में फिर 0.1. इन दोनों में से किसी को भी आप पहले ले सकते हो या किसी को भी आप बाद में ले सकते हो. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डिज़ाइन दिस असेंडिंग ऑर्डर. देखिए, अब मैंने इन सारी मैसेजेस को अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर दिया है. यानी M1 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, M2 की 0.2 है, M3 की 0.2 है, M4 की 0.1 है और M5 की 0.1 है. अब हमें सबसे पहले कोड वर्ड लेंथ, कोड वर्ड सब मैसेजेस के लिए फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है, एक बार अगर हमने ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर लिया तो सबसे नीचे वाले जो दो आते हैं उनको हमें नंबरिंग देना पड़ता है. तो सबसे नीचे वाले दो के लिए, तो सबसे नीचे वाले दो कौन कौन है,
M4 और M5। तो M4 को हम नंबर देंगे यहाँ पे 0 और M5 के लिए नंबर देंगे यहाँ पे 1। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं ये भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का, यानी इसको नंबर दे दिया 0, इसको नंबर दे दिया 1, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम करेंगे। तो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिलता है, 0.1 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा, ये 0.2। अब जो भी ये 0.2 ये प्रोबेबिलिटी आई हुई है, ये नई प्रोबेबिलिटी आई हुई है, इसको अभी हमें इन 3 प्रोबेबिलिटी के साथ अरेंज करना है। लेकिन किस टाइप से अरेंज करना है, अब देखिए ये 0.2 इस 0.4 से बड़े हैं क्या, नहीं, तो फिर इन तीनों के साथ कंपेयर कीजिए आप लोग कि ये 0.2, 0.4, 0.2, 0.2, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 0.4 है। तो अभी भी 0.4 बड़ा है, इसलिए 0.4 को अभी भी फर्स्ट नंबर पे ही रखा जाएगा, 0.4 को अभी भी फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा। इसके बाद में ये 0.4 को हमने पहले नंबर पे रख दिया। इसके बाद में देखिए अब बचा हुआ ये 0.2 जो है ये दोनों के साथ कंपेयर होगा। अब ये भी 0.2 है, ये भी 0.2 है और ये भी 0.2 है, लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जो अभी नया कैलकुलेट होके आया है। तो सबसे पहले इसको प्रेफरेंस मिलेगा और इसको हम कहाँ पे सेट करेंगे, सेकंड नंबर पे, इसलिए ये जाएगा सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे जाने के बाद ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये जो सेकंड नंबर वाला था इसको मिलेगा थर्ड लोकेशन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.2, और ये जो थर्ड वाला था ये आ गया अभी फोर्थ लोकेशन पे, यानी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2। अब समझ में आप लोगों को हमने क्या किया, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर लिया। सबसे नीचे वाले 2 नंबर्स को हमने, एक को 0, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, जिनको 0 और 1 दिया है उन्हीं का सम करना है हमको। फिर ये 0.2 को हमें बाकी बचे हुए 3 के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो 0.4 अभी भी बड़ा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायोरिटी अभी भी पहले नंबर पे ही रहेंगे। अब ये 0.2 को फिर से इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये तीनों भी अभी सेम है, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलती है, जो नया कैलकुलेटेड आता है उसी को प्रायोरिटी मिलती है, और उसको हमने सेकंड पे शिफ्ट कर दिया, फिर सेकंड वाले को थर्ड पे और थर्ड वाले को फोर्थ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कि ये फिर से असेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अभी फिर से हमको वही काम करना है, ये जो दोनों नीचे वाले हैं इनको नंबरिंग करना है 0 और इनको नंबरिंग करना है 1। समझ में? अब जिनको नंबरिंग किया हुआ है उनका फिर से हमें सम निकालना है। तो 0.2 और 0.2 कितना हो जाएगा, 0.4। तो ये हो गया हमारा 0.4 नया वाला। अब इस 0.4 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये 2 वाले के साथ में कंपेयर करेंगे। अब ये भी 0.4 है, ये भी 0.4 है, लेकिन और ये 0.2 है, ये तो छोटा ही है, लेकिन ये दोनों सेम है। तो दोनों सेम होने की वजह से अभी प्रायोरिटी किसको पहली मिलेगी, ये वाले 0.4 को, क्योंकि ये नया कैलकुलेट होके आया है, इसलिए इसका लोकेशन पहले नंबर पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे 0.4 ये पहले नंबर पे चला गया, तो ये वाला जो 0.4 है ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा 0.4, और ये वाला जो 0.2 है ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा अभी हमारा। अब इसके बाद में, यानी ये हो गया हमारा थर्ड नंबर वाला 0.2, सेकंड नंबर वाला 0.4। आप फ्लो देखिए किस टाइप से डेटा फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये फ्लो होने वाले डेटा पे ही बाद वाला स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। इसके बाद में फिर से हम, अभी ये 3 नंबर आ गए हमारे, ये तीनों नंबर को फिर से नीचे वाले दोनों को हम 0 और ये 1 नंबर दे देंगे। फिर इन दोनों का सम हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 0.4 और 0.2 कितना हो जाएगा, नया वाला 0.6। तो ये हो जाएगा हमारा 0.6, और ये 0.6 और ये 0.4 कंपेयर होगा, तो ऑब्वियसली 0.6 बड़ा है, तो बड़ा है और नया भी आया हुआ है, तो इसका लोकेशन हो जाएगा अभी पहले नंबर पे चला जाएगा ये 0.6, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये हमारा 0.4, ये 0.4 आ गया हमारा सेकंड नंबर पे। अब बचे हुए ये सिर्फ 2 ही है अभी हमारे पास में, ये 0.4,
तो ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक लास्ट में 2 नंबर बच नहीं जाते। फिर इसको कौन सा नंबर देंगे हम, ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ गया है तो हम अभी पहला काम करते हैं कि कैसे कोडिंग की जाती है। ठीक है, कैसे कोडिंग की जाती है ये अभी हम देखेंगे। तो जैसे ही हमारा ये कोडिंग ख़त्म हो जाता है, हमने कितनी बार प्रोसेस की, फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेज 1, ये हो जाएगा हमारा स्टेज 2, ये हो जाएगा हमारा स्टेज 3 और ये हो जाएगा हमारा स्टेज 4। अब मुझे M1 का कोड लिखना है, M1 का कोड लिखना है। तो M1 के कोड के लिए क्या टेक्निक होती है ये अभी हम देखेंगे। तो M1 का कोड आप लिखना है तो M1 कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ ये देखिए। M1 का डेटा यहाँ से यहाँ गया, जब यहाँ पे था तो इसको ना तो 0 असाइन हुआ ना तो 1 असाइन हुआ। ये यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, ना तो 0 असाइन हुआ ना तो 1 असाइन हुआ। फिर यहाँ से यहाँ गया तो इसको क्या असाइन हुआ, 0। इसके बाद ये नीचे वाले के साथ कैलकुलेट होके फिर ऊपर फ्लो हुआ, फिर नेक्स्ट वाला क्या मिला इसको, वापस 0। इसका मतलब इसको 2 बार डेटा मिला है, एक बार पहला यहाँ पे 0 और सेकेंड टाइम यहाँ पे 0। यानी देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये डेटा यहाँ पे गया। तो अभी जब हमको कोड इसको डिज़ाइन करना है, कोड देना है, तो ये वाला डेटा जब S1 से S4 तक हमने फ्लो करवाया तो हमको मिला 0 और 0। लेकिन जब हम इसको कोड असाइन करते हैं तो हमेशा कोड की डायरेक्शन जो होगी वो S4 से लेके S1 तक जाएगी। यानी S4, फिर बाद में हम S3 चेक करेंगे, फिर S2 और फिर S1। तो इस केस में, M1 वाले केस में हमको क्या मिला, 0 और ये 0, यानी 0 0। तो M1 का कोड क्या हो जाएगा, 0 0। नाउ M2 का कोड हम चेक करते हैं। अभी M2 कहाँ से कहाँ गए, देखिए M2 की वैल्यू पहले क्या थी, 0.2। यहाँ से ये यहाँ फ्लो हुआ, इसका मतलब पहला यहाँ पे 0 मिला। फिर ये यहाँ से कैलकुलेट हुआ, फिर यहाँ से गया ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कुछ भी वैल्यू नहीं मिली। इसके बाद में यहाँ से गया वो यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे वैल्यू मिली 1। तो जब हमको कोड लिखना है तो इसको कितनी वैल्यू मिली थी, टोटल एक 0 मिली, इसके बाद में यहाँ पे 1 मिली। लेकिन लिखते वक्त हमको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है, तो हमको कोड क्या लिखना पड़ेगा, 1 और फिर ये 0। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, 1 और ये 0। तो 1 0 इज़ द कोड फॉर M2, 1 0 इज़ द कोड फॉर M2। अब मुझे M3 का कोड लिखना है, M3 का कोड लिखना है तो मैं क्या करूँगी, फिर से M3 को चेक करूँगी कि M3 कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ। यहाँ पे देखिए इसको ना तो 0 असाइन हुआ ना तो 1, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, तो पहला इसको 1 असाइन हुआ। फिर ये इसके साथ कंबाइन होके ये डेटा यहाँ पे फ्लो हुआ, फिर यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ से यहाँ जब आया तो यहाँ पे 1 मिला। इसका मतलब इसको 2 बार वैल्यू असाइन हुई है M3 को, एक बार ये 1, इसके बाद यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे गया तो एक बार ये 1। लिखते वक्त हमें क्या करना है, ये 1 पहले और ये 1 बाद में, यानी M3 का कोड क्या हो जाएगा, 1 1। बाद में हम देखते हैं कि M4 का कोड क्या होता है, मैसेज 4 का कोड क्या है। अब मैसेज 4 को फर्स्ट टाइम ही 0 असाइन हुआ, फिर यहाँ से कैलकुलेट हुआ, यानी पहला 0 मिला उसको, फिर यहाँ से कैलकुलेट हुआ, यहाँ गया कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ से यहाँ आया तो 1 मिला। यानी अब देखो पहले 0 बाद में 1, फिर यहाँ से कैलकुलेट होके वो यहाँ पे गया और बाद में फिर से 0। तो लिखते वक्त क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 और फिर यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 1 0, या आप ऐसे करते वक्त भी लिख सकते हैं कि M4 को पहले क्या मिला, 0, M4 को 0 मिला तो आप एक साइड में लिख सकते हो 0। फिर ये यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ पे गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या मिला, 1, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1। फिर यहाँ से कैलकुलेट होके यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे क्या मिला, 0, तो यहाँ पे 0। लेकिन लिखते वक्त आपको कैसे लिखना है, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी 0 1 0, इसलिए हमने लिखा 0 1 0। फिर लास्टली हम देखेंगे M5 के लिए क्या टेक्निक होती है। अब M5 को देखिए, M5 का कोड क्या मिला है, सबसे पहले उसको 1 मिला तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, फिर ये कैलकुलेट होके यहाँ पे फ्लो हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ से यहाँ गया तो फिर से क्या मिला उसको, 1। फिर यहाँ पे कैलकुलेट हुआ प्लस होके,
फिर यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ तो यहाँ पे क्या है 0, लेकिन लिखते वक्त क्या लिखना है हमें हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में, यानी 0 1 1। तो M5 का कोड क्या बनेगा 0 1 1, यानी फ्लो होने वाले डायरेक्शन से आप लिखिए, लेकिन एक्चुअल कोड जो होता है वो फ्रॉम स्टेज 4 से लेके स्टेज 1। तो ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में या हर प्रॉब्लम में स्टेज 4 ही आएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का लेंथ पे वो कितने भी नंबर ऑफ स्टेजेस हो सकते हैं। कभी कभी वो 7 स्टेजेस भी हो सकती है, 8 स्टेजेस भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें तो ये कोड मिल गए, अभी कोड वर्ड मिल गए, तो इनको किस डायरेक्शन से अभी हमको लिखना है, कैसे टेबल में लिखना है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो हमने कोड वर्ड्स कैलकुलेट किए थे कि M1 का कोड आया था 0 0, M2 का कोड आया था 1 0, M3 का आया था 1 1, M4 का 0 1 0 और M5 का 0 1 1। तो कोड वर्ड फॉर मैसेज, ये प्रॉब्लम आते बराबर हमको इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करना है, यानी सबसे पहले कोड वर्ड निकालने हैं और इस कोड वर्ड को अभी हमको लिखना है। अब इसके बाद देखिए, इसके नीचे मैं और एक ब्लॉक ऐड कर देती हूँ, और इस कोड वर्ड की लेंथ कितनी है, ये तो कोड वर्ड निकल गया अभी, तो कोड वर्ड लेंथ, अब ये कितने बिट्स है 1 2, यानी ये 2 बिट है, ये भी 1 2 है यानी ये भी 2 बिट है, ये 1 1 है ये भी 2 बिट्स है, 0 1 0 यानी 3 बिट्स है, 0 1 1 यानी अगेन 3 बिट्स है। अब इनका काम कहाँ पे आता है, तो इनका काम हमें L की वैल्यू यानी एवरेज कोड वर्ड लेंथ निकालते वक्त आएगा, क्योंकि हमारा सेकंड वाला जो था प्रॉब्लम, वो क्या था हमारा सेकंड वाला कि फाइंड आउट द एवरेज कोड वर्ड लेंथ L। तो अभी हम देखेंगे कि सेकंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए एवरेज कोड वर्ड लेंथ का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये लेंथ का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू समेशन ऑफ K इज इक्वल टू 1 से लेके 5। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी थी M, लेकिन अभी M की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि देयर आर 5 मैसेजेस, इसलिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और फॉर्मूला क्या है PK इंटू लेंथ ऑफ सिम्बॉल इन बिट्स। PK का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द एवरी मैसेज, यानी हर एक बिट मैसेज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और लेंथ ऑफ सिम्बॉल, लेंथ ऑफ सिम्बॉल यानी ही कोड वर्ड की लेंथ। M1 की लेंथ कितनी है 2, M2 की कितनी है 2, M3 की कितनी है 2, M4 की कितनी है 3 और M5 की भी 3। लेकिन ये समेशन है, इसका मतलब हमको इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सम। अब देखिए समेशन है और ये वैल्यू का हमको सम करना है, लेकिन कितने बार करना है 5 बार। तो K की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा P1 इंटू ये कितना है पहले का M1 का लेंथ ऑफ सिम्बॉल इन बिट्स, तो पहले मैसेज का लेंथ कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर प्लस, क्योंकि समेशन है, P2 इंटू P2 की वैल्यू कितनी है सेकेंड मैसेज की 2, प्लस P3 इंटू थर्ड मैसेज भी 2, प्लस P4 इंटू कितना हो जाएगा 3, प्लस P5 इंटू ये भी हो जाएगा 3। समझ में आया आप लोगों को भी कि हमने ये क्या किया है, क्योंकि कोड वर्ड की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखिए P1 की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मैसेज 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 2, प्लस ये P2 की वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2 इंटू 2, प्लस P3 की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू दिस 2, प्लस P4 की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू दिस 3, ठीक है, प्लस ये P5 की भी वैल्यू 0.1 है और ये मैसेज की लेंथ है 3। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये पूरी वैल्यू मिलेगी आप लोगों को 2.2, ठीक है। ये टोटल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना 2.2। तो ये बन गया हमारा L का वैल्यू। इसके बाद थर्ड वाला जो हमें पूछा गया है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज, और उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला कैसे रन करवाना है तो वो अभी हम देखेंगे। अब देखिए एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है हमारा कि H इज इक्वल टू समेशन ऑफ
k इज इक्वल टू 1 अप टू दिस 5 पी के पी यानी प्रोबेबिलिटी लॉग बेस 2 इन ब्रैकेट 1 बाय पी के। लेकिन ये कितने बार करना है हमको, सम 5 टाइम्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे अभी, कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये पहला 1 यानी P1 लॉग बेस 2 1 बाय P1 प्लस P2 लॉग बेस 2 1 बाय P2 प्लस P3 लॉग बेस 2 1 बाय P3 प्लस P4 लॉग बेस 2 1 बाय P4 प्लस P5 लॉग बेस 2 1 बाय P5। तो ये 5 बार है। समेशन का मतलब ये होता है कि ये सेम फॉर्मूला k की वैल्यू चेंज करते जाओ अप टू 5 और उसको ऐड करते जाओ। अब हमें पता है कि P1 यानी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या थी पहले मैसेज की, 0.4 लॉग बेस 2 1 बाय 0.4, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस दूसरा ब्रैकेट कौन सा आ जाएगा 0.2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड मैसेज आपकी 0.2 थी, लॉग बेस 2 1 बाय 0.2। फिर थर्ड वाला आ जाएगा, फिर से 0.2 ही था, लॉग बेस 2 1 बाय 0.2। फिर फोर्थ वाला था 0.1 लॉग बेस 2, क्योंकि फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी 0.1 थी, फिर 1 बाय 0.1। और लास्ट वाला फिफ्थ वाला था, उसके बाद प्लस फिर से 0.1 लॉग बेस 2 1 बाय 0.1। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में रखते हो और सॉल्व करते हो हर, क्योंकि ये तो 2 बार है, रिपीट है, यानी एक की वैल्यू निकाल लो, इसको इंटू 2 कर दो, ये भी 2 बार है, इसका मतलब एक पैरामीटर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो और उसको इंटू 2 कर सकते हो और इसके साथ उसको ऐड कर दो, तो टोटल आपका h का जो वैल्यू आता है वो होता है 2.12193। ये हो गया आपका h यानी एंट्रोपी, ये हो गया हमारा एंट्रोपी। ठीक है। और अगर हमें, अब हमारी ये प्रॉब्लम में तो हमको सिर्फ एंट्रोपी तक पूछा है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि एंट्रोपी के आगे भी आपको कोड एफिशिएंसी निकालना है, तो कोड एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, कोड एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू एच बाय एल। ये दोनों पैरामीटर हमको मिल चुके हैं, तो h की वैल्यू, ईटा इज इक्वल टू h की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2.12193। और हमेशा ये जो एफिशिएंसी निकलती है वो परसेंटेज में निकलती है, सो इंटू 100। हमेशा यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कोड एफिशिएंसी इज नथिंग बट h बाय एल इंटू 100। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमको पता चल गई है h की, अब l की वैल्यू भी पता है हमें 2.2। तो ये जो फॉर्मूला आएगा वो आपका हमेशा 100% से कम ही आएगा या तो फिर 100% आएगा। सो 2.12 अपॉन 2.2, ये अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट 99 या 98% हमारा एफिशिएंसी आएगा। ठीक है। सो दिस इज what the problem, how to solve the code efficiency, एंट्रोपी, उसके बाद में कोड वर्ड और कोड वर्ड लेंथ, ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अगर आप फिर से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सब प्रॉब्लम समझ में आया होगा हफमैन कोडिंग का, और कैसे हमने इस बड़े प्रॉब्लम को एक छोटे बिट्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद में कैसे हमने एवरेज कोड वर्ड लेंथ कैलकुलेट किया, उसके बाद में कैसे हमने एंट्रोपी यानी एच का फॉर्मूला अप्लाई करके एंट्रोपी कैलकुलेट की। सो वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि हमको ये सब करने के बाद सोर्स कोडिंग का मतलब समझ में आया है कि एक डिजिटल डेटा से दूसरे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना, उसके बाद में हफमैन कोडिंग का मतलब कैसे होता है, कोड वर्ड की लेंथ कैसे फाइंड आउट की जाती है,
कैसे अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे उसको 0 एंड 1 नंबरिंग देके हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टेजेस से। उसके बाद में कैसे मिनिमम कोडवर्ड बिट लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और फाइनली एंट्रोपी और एफिशिएंसी ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने अभी यहाँ पे देखा। सो नेक्स्ट in the next video we will continue our topic with the video lecture number 5, that is causes and effects of error. Thank you so much friends.